हाय स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का यूनिट 5। तो फाइनली ये लास्ट यूनिट होने वाली है। तो इस यूनिट का नाम है प्रमोशन डिसीजन एंड द डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। इसका सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेटिंग वैल्यू, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि जब बिजनेस या फिर इंडिविजुअल अपनी इंपॉर्टेंस, बेनिफिट या यूजफुलनेस जो है उसके प्रोडक्ट की, सर्विस की या अदर किसी आइडिया की, वो कस्टमर को या फिर स्टेक होल्डर को बताता है। तो दैट इज कम्युनिकेटिंग अ वैल्यू। जो गोल ये होता है कि वो क्या ऑफर कर रहा है, क्या वैल्यूबल चीज़ आपको ऑफर कर रहा है और किस तरीके से वो चीज़ आपकी नीड को मीट कर पाएगी, ये चीज़ रिसीवर को समझाना। तो दिस इज कम्युनिकेटिंग अ वैल्यू। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? देखो, तुम कई बार वैसे भी पढ़ चुके हो। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी मीनिंग है वो करेक्टली अंडरस्टूड हो जाए जो भी सेंडर ने रिसीवर को कहा है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की कई सारी स्टेजेस होती है। आई हैव ऑल्सो डिपिक्टेड है विद अ चार्ट। सो द फर्स्ट स्टेज इज सेंडर। सेंडर कौन होता है? वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो मैसेज को भेजता है। ठीक है, जैसे कंपनी जो है, कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर जो वो मैसेज को क्रिएट कर रहा है। देन द मैसेज। मैसेज क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन या आइडिया जो सेंडर कन्वे करना चाहता है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। दिस इज मैसेज। देन इकॉर्डिंग। इकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आइडिया को वर्ड, विजुअल या सिंबल में कन्वर्ट करना। दैट इज इकोडिंग। मतलब डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, जो भी मैसेज था उसको हमने एक एडवर्टाइजिंग के फॉर्म में या सोशल मीडिया पोस्ट के फॉर्म में डिजाइन कर दिया। देन वी हैव चैनल। व्हाट इज चैनल? मीडियम जिसके थ्रू हमारा मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, जैसे टेलीविजन, ईमेल, वेबसाइट या सोशल मीडिया। देन द रिसीवर। रिसीवर कौन है? पर्सन और ग्रुप फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड। मतलब जिसके लिए वो मैसेज बनाया जाता है, दैट इज रिसीवर। जैसे यहाँ पे जो हमारा कस्टमर है या टारगेट ऑडियंस है, दीज आर रिसीवर। देन डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब किस तरीके से जो रिसीवर है उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है और क्या उससे समझता है, दैट इज डिकोडिंग। देन वी हैव फीडबैक। रिसीवर का क्या रिस्पॉन्स आता है उस मैसेज पे, दैट इज फीडबैक। जैसे कस्टमर जो है इंटरेस्ट शो कर रहा है ऐड देख के, या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है उस ऐड के रिगार्डिंग, या डायरेक्टली परचेज ही कर रहा है, तो दैट इज फीडबैक। देन वी हैव नॉइस। नॉइस क्या होता है? डिस्टर्बेंस एंड डिसऑर्डर इन अ मैसेज। मैसेज भेजने में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसको हम नॉइस कहते हैं, जैसे मिसकम्युनिकेशन हो जाना, पुअर डिजाइन, रॉन्ग ऑडियंस टारगेटिंग, दीज। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एप्पल का। जब एप्पल एक नया आईफोन लॉन्च करता है ना, तो वो अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करता है, हाईलाइट करता है कि देखो हम इनोवेटिव चीज़ लेके आए हैं, क्वालिटी कितनी बढ़िया है, और ये लाइफ स्टाइल अपील बताता है। देखो, तुम्हें पता होगा जब भी एप्पल कोई नया फ़ोन लेके आता है तो बहुत ही हाई प्राइस पे वो लॉन्च करता है, बट स्टिल उसका फ़ोन ना बहुत ज़्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे दिखाते हैं कि अगर आपके पास आईफोन 16 या 17 है, लेटेस्ट तो 17 है ना, तो अगर आपके पास आईफोन 17 है तो मतलब जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही हाई है। तो इस तरीके से कस्टमर उस वैल्यू को समझे कि हाँ भाई, अगर आईफोन 17 है तो उसका मतलब बहुत लाइफस्टाइल हाई है और इसलिए हाई डिमांड जनरेट होती है। तो ये पूरा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्स में जरूर लिख कर आना, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर। ठीक है। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट टॉपिक। देखो, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन एक प्रोसेस है कम्युनिकेट करने का इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट, सर्विस के बारे में कस्टमर को, ताकि अवेयरनेस इंक्रीज हो, उसका इंटरेस्ट बने और वो उस चीज़ को परचेस करने लगे। ये एक की एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो उसका जो लास्ट वाला की एलिमेंट है दैट इज प्रमोशन। अब यहाँ पे मैंने ना एक पूरा पिक्चर है डिपिक्ट करी है, और दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड ईडा मॉडल। एडा मॉडल तुम्हारे डायरेक्टली तो सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं है, बट इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैंने बुक्स में देखा है कि एडा मॉडल में दे रखा है, तो मैंने सोचा रिस्क क्यों लेना, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो एडा मॉडल में सबसे पहले क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन में क्या होता है कि आपको एक ऐड दिखाया, ठीक है, और उस ऐड से क्या हुआ कि आपकी अटेंशन ग्रैब कर ली और कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा दिया कि हाँ जी, ये वाली चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, दैट इज अटेंशन। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि एक बार मैंने आपकी अटेंशन अरोज करा दी, देन वी हैव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अब आपको कुछ लेवल का इंटरेस्ट आने लगा प्रोडक्ट में। स्लोली स्लोली आपने कई सारी जगह पे उसका ऐड देख लिया, तो आप ये सोचने लगते हो कि है क्या, चल क्या रहा है, एक बार देखो तो सही। तो दैट इज इंटरेस्ट। देन वी हैव डिजायर। डिज़ायर का मतलब क्या है कि कस्टमर जो है उस चीज़ को परचेस करने के लिए ऐसे हो जाते हैं कि अरे, मुझे लगता है मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ज़रूरत बिल्कुल है। ठीक है। देन एक्शन। एक्शन मतलब क्या, आप परचेस करने लगते हो। अब देखो, विंटर्स चल रहे हैं तो मैं ना आपको इसको इससे सिखाती हूँ, बॉडी लोशन। बॉडी लोशन का एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है। तो आपने एक बॉडी लोशन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना, इधर उधर सुना, और कि भाई एक बहुत अच्छा बॉडी लोशन आया है, उससे ऐसा होता है वैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया कि इसके बारे में चलो देख लेते, तो आपने देख लिया कि हाँ बॉडी लोशन अच्छा है। फिर क्या हुआ कि आपने थोड़ी और यूट्यूब वगैरह चलाया या इंस्टाग्राम चलाया, और वहाँ पे किसी ने आपको बोला कि आपकी स्किन अगर हल्की सी भी ड्राई हो रही है तो ये बॉडी लोशन आपको लेना चाहिए, आपकी स्किन पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बॉडी लोशन लेना चाहिए। तो फिर आप ना नोटिस करना शुरू कर दोगे कि हाँ भाई मेरी स्किन पे भी कुछ हो रहा है, तो मतलब मुझे बॉडी लोशन की ज़रूरत है। मतलब आपका जो थर्ड स्टेज है एडा मॉडल का, वो इसमें शो हो गया कि आपकी जो डिज़ायर है वो उसने जगा दी, एंड फाइनली यू विल टुक द एक्शन। तो इस तरीके से पूरा मॉडल काम करता है, इस मॉडल को ज़रूर याद कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना। प्रमोशन का मेन एम क्या होता है कि कस्टमर को एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके फीचर बेनिफिट के बारे में बताना। जैसे कि नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो उसके बारे में कस्टमर को बता दिया। देन इंक्रीज द सेल। इंक्रीज द सेल में क्या होता है कि कस्टमर को परसुएट करना कि वो जो है सामान को खरीदे, ठीक है, प्रमोशन वगैरह करना इनडायरेक्टली, ताकि सेल बूस्ट हो और मार्केट शेयर बढ़े। देन बिल्डिंग अ ब्रांड इमेज। जब एक ही एड आपको बार बार दिखाया जाता है, एक ही कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैं मैगी के एग्जांपल लेती हूँ। अगर तुमने थोड़ी बहुत केस स्टडी पढ़ी है मैगी के बारे में तो तुम्हें पता होगा कि मैगी जो है वो हमेशा इमोशनल अपील करता है, ठीक है। वो फीचर्स नहीं दिखाता कभी कि मैं हमारी मैगी के अंदर ये फीचर है या वो फीचर है, दिखाया कभी नहीं। मैगी ऐसे दिखाएगा आपको ऐड को कि एक मम्मी है और उनके लिए बच्चे ने मैगी बनाई, इमोशनल अपील, एक इमोशन की तरह कर दिया। तो मैगी के तुम जितनी भी ऐड देखोगे, कहीं भी देखोगे, वो हमेशा एक इमोशनल अपील पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि मैगी ना इमोशनली कनेक्ट हो गई है, तो उसकी ब्रांड इमेज हमारे माइंड में ऐसे बन गई है कि दे हैव द इमोशनल अपील। अगर तुम नाइक का एग्जांपल लो तो जस्ट डू इट कैंपेन इसका चल रहा है, जो कि मोटिवेशनल और परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो नाइक का जब भी हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमें एक चीज़ मतलब ट्रिगर करती है कि इट्स अबाउट मोटिवेशन, जस्ट डू इट, करना है भाई, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज टू एजुकेट द कंज्यूमर। कस्टमर को बताना प्रोडक्ट के बारे में, कैसे इसे यूज़ करना है, ये उनके लिए कैसे यूजफुल है, उसके बेनिफिट वगैरह के बारे में बताना। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। देन इंकरेज द प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अगर हम प्रमोशन करेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बेटर है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देन सपोर्ट द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अगर हमें कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आना है ना, तो उसके लिए हमें पहले से प्रमोशन करना पड़ता है। अगर हम विदाउट प्रमोशन नया प्रोडक्ट ले आते हैं ना, तो वो फेल हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी बहुत ही ज़रूरी है अर्ली बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हु आर द अर्ली बायर? जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिनके पास ज़्यादा होती है, वो नई नई ब्रांड ट्राई करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। देन क्रिएट द कस्टमर लॉयल्टी। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करेंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो कस्टमर ना हमारी ब्रांड से कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी ब्रांड को ही परचेस करेंगे। कभी भी अब ना नॉर्मली इंडिया में तो ऐसा हो गया कि लोग नूडल्स नहीं बोल के क्या बोलते हैं कि मैगी खानी है डायरेक्टली, ठीक है। दे टेक द ब्रांड नेम, कि बस ब्रांड का नेम ले लिया कि मैगी खानी है और मैगी को नूडल से कनेक्ट कर दिया, दैट नूडल्स इज इक्वल्स टू मैगी, ठीक है। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अमूल। अमूल का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, मैंने वैसे भी बदले एग्जाम्पल बता दिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? देखो, पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसका एम होता है इन्फॉर्म करना, परसुएट करना और रिमाइंड कराना लार्ज ऑडियंस को प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया के बारे में। और ये मास मीडिया है, मतलब टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू ये बहुत सारे लोगों को एक साथ हमारा जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करता है। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर 3 मेन की एलिमेंट है। सबसे पहले पेमेंट, नॉन पर्सनल मैसेज एंड आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। पेमेंट का मतलब कि कहीं भी तुम ऐड देखोगे चलता हुआ तो तुम्हें पता होगा कि इस मीडिया को, इस ऐड को चलाने के लिए पेमेंट दिया होगा। नॉन पर्सनल मैसेज, कभी भी ऐसा देखा है कि जो वो ऐड है, तुम उससे बैक सामने टीवी का ऐड चल रहा है, तुम उससे क्वेश्चन पूछने लगो तो वो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देगा? नहीं देगा, क्योंकि दैट इज नॉट अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एंड देन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, मतलब ऐड के बाद ना तुम्हें ऐड देखते ही पता चल जाएगा कि ये ऐड कौन सी कंपनी का है या इसे किसने स्पॉन्सर किया है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग, जो यहाँ पे लिखा है कि पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, मास रीच, मतलब लार्जर ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचाने का एडवर्टाइजिंग एक तरीका होता है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मैसेज सर्कुलेट होता है, मतलब सेम मैसेज जो है वो सारे पोटेंशियल बायर को कम्युनिकेट किया जाता है। और यूज़ ऑफ वेरियस मीडिया, एडवर्टाइजिंग कई तरह की मीडिया को यूज़ करता है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिलबोर्ड, कई सारे तरीके के, ठीक है। नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना कि ये जो प्रोडक्ट है वो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन परसुएट कंज्यूमर,
लास्ट में ना ये बोलते हैं आज ही खरीदें, अभी बाय करें, तो दैट इज परsuading अ कंज्यूमर कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट को खरीदो बिकॉज इट इज़ बेटर देन अ कॉम्पिटिटर, ठीक है। देन हेल्प इन न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, अगर कोई नया प्रोडक्ट आना होता है ना तो बहुत ज़्यादा ऐड उसके चलाए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगे कि क्या ऐसा नया प्रोडक्ट आ रहा है, इसके अंदर क्या फीचर है, इनिशियली डिमांड बहुत ज़्यादा हो। देन बिल्ड ब्रांड इमेज एंड द लॉयल्टी, कंसिस्टेंट और क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग जो है ब्रांड के आइडेंटिटी को इन्हांस करती है और बिल्ड करती है इमोशनल कनेक्शन विद द कंज्यूमर। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम ये वाले जो फीचर्स हैं और जो ऊपर आपने भी प्रमोशन के पढ़ाए थे वो फीचर्स सेम ही लग रहे हैं, मैंने जानबूझ के ना जितने भी रिलेटेड फीचर हो सकते हैं वो सेम ही लिए हैं बिकॉज तुम्हें आंसर लिखने के नंबर मिल रहे हैं, नए नए फीचर्स याद करने के नहीं मिल रहे, ठीक है। तो तुम्हें जल्दी से याद रहे इसलिए मैंने लिए। और वैसे भी एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन, तो जो प्रमोशन की एडवांटेज है वही एडवर्टाइजिंग की भी एडवांटेज होगी, एक दो ही कुछ इधर उधर होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, पहला जिसका नया प्रोजेक्ट जब कोई इंट्रोड्यूस हो रहा होता है ना तो उसके बारे में बताना एम होता है। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि कस्टमर को इनकरेज करना कि आप जो है आप दूसरी ब्रांड को परचेस ना करके मेरी ब्रांड खरीदो बिकॉज मेरी ब्रांड में ये हीरे लगे हुए हैं, ये सारे डायमंड हैं, ये सारे फीचर्स हैं और आप मेरी ब्रांड को खरीदो। देन रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, मतलब प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर के माइंड में बार बार रिमाइंड कराना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, तो इनिशियल अवेयरनेस बनाना, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जैसे कंपनी की ओवरऑल इमेज का बिल्ड करने के लिए एडवर्टाइजिंग कराया जाता है रेदर देन अ प्रमोशनल सिंगल प्रोडक्ट। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में ना तुम वो भी लिख सकते हो जैसे एलपी यूनिवर्सिटी, तो एलपी यूनिवर्सिटी ऐसे अपना प्रमोशन करती है कि हमारा पूरी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये सारे फीचर्स है, तो दैट इज इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। या फिर अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी की इमेज को सुधारने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट चला रही है तो दैट इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। Here we have an example, Coca-Cola Taste the Feeling campaign is one of the best example of effective advertising। एक इमोशनल स्टोरी बता के, एक कैची म्यूजिक लगा के, वाइब्रेंट म्यूजिक की हेल्प से ये ब्रांड को हैप्पीनेस और शेयरिंग मूवमेंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे वो कैंपेन चल रहा है शेयर द कोक, शेयर द कोक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शेयर द कोक में कि अगर आपका कोई भी अच्छा मोमेंट है, कोई भी खुशी वाला मोमेंट है तो उसे कोक के साथ सेलिब्रेट करो। सो दे आर कनेक्टिंग कि कोका कोला जो है ना, कोका कोला इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, अगर आप हैप्पी हो तो आप कोका कोला पियोगे, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों के माइंड में एक इमेज क्रिएट करी जा रही है और वो कई तरह के मल्टीमीडिया चीज़ें भी यूज़ कर रहा है लाइक सोशल मीडिया, कमर्शियल, बिलबोर्ड, ताकि मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों के साथ पहुंचाया जाए। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग मतलब तुम्हारे घर के बाहर अगर कोई नॉक करता है और फिर कहता है कि जी मेरा ये प्रोडक्ट है, ये खरीद लो, दैट इज पर्सनल सेलिंग। डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द सेल पर्सन एंड पोटेंशियल कस्टमर, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर जो है बस उसका सामान खरीद ले, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि मास ऑडियंस को आप एक बारी में एड्रेस कर सकते हो, बस पर्सनल सेलिंग में नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे डोर स्टेप पे आया है तो वो सिर्फ आप तुम्हें ही एड्रेस कर सकता है, चार लोगों को ऐसे नहीं कर सकता। और पर्सनल सेलिंग पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सेल पर्सन के बीच में, और सेल पर्सन जो है बायर को बहुत अच्छे से समझ सकता है। मतलब टीवी के सामने तुम बैठ के अगर सवाल पूछो तो शायद जवाब ना मिले, बट अगर पर्सनल सेलर के सामने बैठ के तुम सवाल पूछोगे तो वो तुम्हारे सारे जवाब देगा, ठीक है। तो ये इट पर्सनलाइज सेलिंग होती है ह्यूमन इंटरेक्शन की हेल्प से, ओके। फीचर्स क्या होते हैं पर्सनल सेलिंग की? कि पर्सनल इंटरेक्शन है, पर्सनल सेल पर्सन डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करेगा, टू वे कम्युनिकेशन, आप उसे बात बताओगे, वो आपको सलाह देगा, अपने फीचर्स बताएगा, आपका प्रॉपर फीडबैक लेगा, कस्टमर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। देन वी हैव कस्टमाइज्ड अप्रोच। कस्टमाइज्ड अप्रोच मतलब सेल पर्सन जो है अपनी प्रेजेंटेशन को इंडिविजुअल कस्टमर की नीड और प्रीफरेंस बजट के हिसाब से ना चेंज कर लेता है। मतलब अगर उसे लग रहा होगा कि आपका ना इंटरेस्ट नहीं जाग रहा ऐसे बात करने से तो वो तरीका चेंज कर लेगा ताकि आपका इंटरेस्ट वो रोज करा सके। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, पर्सनल सेलिंग जो है वो ट्रस्ट, गुडविल और लॉयल्टी जो है वो डेवलप करने में हेल्प करता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से या फिर रेगुलर फॉलोअप की हेल्प से, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेल पर्सन को अगर आपके घर पे कोई सेल पर्सन सामान बेचने आता है तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर दिखाता है ताकि आपका ट्रस्ट उस पर बढ़ जाए, उसका बेनिफिट क्लियरली सब बताता है। टेक्निकल और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में तो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट में आपको होता है कि चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव फॉर हाई वैल्यू प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, नेगोशिएशन चाहिए, जैसे कार, इंश्योरेंस पॉलिसी, मशीनरी, तो फिर पर्सनल सेलिंग ही बेस्ट है। हेल्प इन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन
सेल पर्सन ना डेमोस्ट्रेट करता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट फंक्शन करता है, उसके बेनिफिट को हाईलाइट करता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाते हो तो सेल्स स्टाफ आपको लैपटॉप के सारे फीचर्स दिखाएगा, टेलीविजन के सारे फीचर्स ऐसे दिखाता है परचेस करने से पहले, तो डेमोस्ट्रेशन भी होता है। देन बिल्ड अ कस्टमर कॉन्फिडेंस। अब डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट हो रहा है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज होता है। देन इनकरेज द इमीडिएट परचेस। अब पर्सनल सेलर तुमने देखा होगा कि वो इतना अच्छे से तुम्हें परसुएशन कर देता है या इतने अच्छे से नेगोशिएशन करता है कि सेल पर्सन है डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है पोटेंशियल कस्टमर को एक्चुअल बायर में। देन प्रोवाइड अ मार्केट फीडबैक। सेल पर्सन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है कस्टमर के, तो वो ना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन गैदर करके कस्टमर के प्रीफरेंस सेटिस्फेक्शन के बारे में, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के बारे में जो ऊपर मैनेजर हैं उन्हें बता सकता है, और मैनेजर फिर उस हिसाब से जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है कार शोरूम का कि कैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली तुम्हें अटेंड करता है जब आप कार शोरूम में जाते हो, और आपको सारे मॉडल डेमोस्ट्रेशन देगा, टेस्ट ड्राइव भी अरेंज करता है, फाइनेंशियल ऑप्शन भी आपको देता है ताकि आप बस फटाफट चीज़ें खरीद लो। इससे क्या होता है कि वो कस्टमर के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप किसी एक शोरूम में गए, ठीक है, कार खरीदने, अब तुम्हें पता है कि कार में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है तो लोग बहुत सोच समझ के उसका ऐसे कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कि साबुन खरीदने जा रहे हो तो एकदम ले लिया, तो आप 70 सवाल पूछोगे। अगर वो आपके सारे सवालों का बड़े अच्छे से जवाब दे रहा है तो आप अगली बार भी अगर किसी को कार सजेस्ट करनी होगी तो आप ये बोलोगे उसी शोरूम से खरीदना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करेगा। तो मतलब इट इज़ बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है? सेल प्रमोशन मतलब शॉर्ट टर्म इंसेंटिव एक्टिविटीज़ है जो इसलिए डिज़ाइन करी जाती है कि फटाफट परचेस एकदम से बढ़ जाए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की। इसका एम होता है कि इमीडिएट बाइंग बिहेवियर जो है वो हो जाए, चाहे एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ जाए कस्टमर को, डिस्काउंट, गिफ्ट, कूपन या कॉन्टेस्ट के फॉर्म में। तो फीचर्स क्या है सेल प्रमोशन के कि शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है, मतलब इसका एम होता है कि बस लिमिटेड टाइम में आप क्विक सेल्स रिजल्ट जो है वो अचीव कर लो। जनरली जैसे फेस्टिव ऑफर चलता है या वीकेंड सेल चलती है। देन इंसेंटिव बेस्ड मतलब कि एडिशनल वैल्यू है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है कस्टमर को, जैसे डिस्काउंट, कूपन या गिफ्ट। सपोर्टिव रोल, आप ना सिर्फ सेल प्रमोशन पे नहीं डिपेंड रह सकते, क्योंकि अगर सेल प्रमोशन पे आप डिपेंड कर रहे हो, बार बार सेल लेके आ रहे हो, तो ऐसा लगता है कि इनका ना पुराना स्टॉक है, शायद इन्वेंट्री रह गया है। ठीक है, इस वजह से ये बार बार क्या कर रहे हैं कि सेल प्रमोशन लेके आ रहा है, सेल प्रमोशन स्कीम, या फिर आपकी जो इमेज है ना वो कंपनी की डाउन हो जाती है। तो इसलिए सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के साथ। देन कंज्यूमर सेंट्रिक, जो आपकी सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती है ना वो कस्टमर को डायरेक्टली मोटिवेट या बेनिफिट करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव, प्रमोशन ईजिली मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सीजन, फेस्टिवल या प्रोडक्ट डिमांड। मतलब अगर प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम आ रही है तो आप उस प्रोडक्ट पे ही सेल लगाओगे। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है तो आप दिवाली के जो प्रोडक्ट है उन पे सेल लगाओगे। तो मतलब फ्लेक्सिबल होता है, आराम से किसी भी एकदम से मॉडिफाई आप कर सकते हो। देन द कॉमन टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन के कॉमन टूल क्या क्या होते हैं? डिस्काउंट दे देना, कूपन दे देना, फ्री सैंपल दे देना, या कॉन्टेस्ट या लकी ड्रॉ कि मैम आप गेम खेलो आपका नाम निकल गया तो टाइप, या बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। लॉयल्टी प्रोग्राम चलते हैं कि आपने कितने पॉइंट कमाए, कितने कैशबैक उस बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है, ये सारी स्कीम होती है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले ये हमारी सेल को बूस्ट करता है एकदम शॉर्ट टर्म में, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। देखो क्या होता है कि जनरली जब नया नया प्रोडक्ट आता है ना तो लोग एकदम से उसे परचेस नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें ना एकदम ट्रस्ट नहीं होता। तो उस टाइम पे फ्री सैंपल वगैरह दे के हम क्या करते हैं कि ट्रायल पैक दे दिया या ऑफर सैंपल दे दिया ताकि जो प्रोडक्ट है वो परचेस होना शुरू हो जाए। एक बार तुम्हें ट्रायल पैक पसंद आ गया फिर तुम उसे दोबारा खरीदोगे। क्लियर ओल्ड सेल एक्सेसिव स्टॉक, अगर तुम्हारे पास ओल्ड इन्वेंट्री है तो आप सेल प्रमोशन लगा के उसे एकदम से क्लियर कर सकते हो। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, जो प्राइस सेंसिटिव बायर होते हैं ना वो कई बार नई ब्रांड को ना ट्राई नहीं करते, तो इसलिए आप प्रमोशनल स्कीम, मतलब आप ये कहो कि मैडम आप ना एक प्रोडक्ट खरीद लो और मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे दूंगा। तो उस डिस्काउंट के चक्कर में हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले और ट्राई कर लें, और एक बार उनको प्रोडक्ट पसंद आ गया ना तो फिर वो आपका बार बार खरीदेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा होता है नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्ड अ ब्रांड लॉयल्टी, रिवॉर्ड प्रोग्राम या ऑफर जो है वो इंकरेज करते हैं कि रिपीटेटिव बाइंग या कस्टमर रिटेंशन रहे। सपोर्ट डीलर एंड रिटेलर, ट्रेड प्रमोशन मोटिवेट करता है मिडिल मैन्स को भी कि वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्टिवली प्रमोट करें। कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि तुम एक शॉप पे गए और पास वाली शॉप पे ही, तुम्हारे घर के पास ही शॉप है, तुम इस पे गए, तुमने कहा कि मेरे को ये वाला सोप दे दो,
बट उसने बोला कि ये वाला सोप तो नहीं है, बट आप ना ये दूसरा वाला ले जाओ, और ये वाला सोप बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये बहुत ही बढ़िया है, सस्ता भी है। तो वो क्या कर रहा है, रिटेलर उस ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है। तो कुछ तो उसे सेल प्रमोशन स्कीम मिली होगी, सस्ते में सामान मिल गया होगा या मार्जिन ज़्यादा हो रहा होगा जो वो उस साबुन को प्रमोट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट वांट टू एक्सप्लेन। वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक रिलेशन। तो देखो पब्लिक रिलेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे हम बिल्ड, मेंटेन और मैनेज करते हैं फेवरेबल इमेज ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक, कस्टमर, एम्प्लॉय के अमंग। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजिंग का एम क्या होता है कि एकदम से सेल इंक्रीज कर देना, ऐसा कुछ करना। पीआर का फोकस होता है गुडविल बिल्ड करने पे, क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट बिल्ड करने पे, मतलब अपनी कंपनी की जो है वो पॉजिटिव इमेज बनाने का जो काम होता है वो पीआर होता है। अब तुम इसे ऐसे समझो, जब मैगी की कंट्रोवर्सी हुई थी कि मैगी में लेड आता है, ये सब आता है, अब तुम देख रहे हो उस टाइम पे मैगी की जो डिमांड थी वो एकदम से गिर गई थी, बट अब फिर डिमांड उठ गई है। तो ये किसका काम है कि फिर से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, क्रेडिबिलिटी हो गई है कि अब भी लोग मैगी खरीद रहे हैं। दिस इज द वर्क ऑफ पीआर। या पीआर ने ऐसा किया, पब्लिक रिलेशन का ही काम होता है कि उन्होंने वो जो नेगेटिव इमेज थी उसको पॉजिटिव इमेज में टर्न कर दिया। ठीक है, तो शॉर्ट में कहो तो पब्लिक रिलेशन एक आर्ट है जहाँ पे आप पॉजिटिव परसेप्शन बनाते हो कंपनी का लोगों के माइंड में। देन वी हैव द फीचर ऑफ पीआर। तो ये अनपेड या फिर अर्नड कम्युनिकेशन दोनों हो सकती है। मतलब पीआर या तो अनपेड मीडिया कवरेज होती है, जब आप कोई बहुत ही अच्छा काम करते हो ना तो मीडिया खुद ही आपको कवर कर लेती है। या फिर क्या होता है कि पब्लिक एक्टिविटी को आप पेड करके भी कर सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन होती है, मतलब पीआर में प्रॉपर इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक के साथ, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉर्पोरेशन क्रिएट हो। जैसे तुमने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और मीडिया को बुलाया जाता है, मीडिया लोगों के क्वेश्चंस वहाँ पुटअप करती है, वो सब। तो दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। इमेज बिल्ड एक्टिविटी, मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि पॉजिटिव इमेज जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो बनाई जाए, किसी कंपनी की पॉजिटिव इमेज बनाई जाए, रेदर देन कि बस प्रोडक्ट बिक जाए। प्रोडक्ट बिकने पे फोकस नहीं होता पीआर का। पीआर का फोकस होता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज कंपनी की क्रिएट कर दो माइंड में। देन क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। मैसेज जो है, जो न्यूज़ मीडिया या सोशल इनिशिएटिव से आते हैं वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होते हैं ना। पेड एड, अगर आप एक ऐड देखो तो आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, बट आप देख रहे हो कि कोई सोशल मीडिया पे उसको ऐसे बोल रहा है, किसी इन्फ्लुएंसर को, आपको पता है कि भाई ये ना ऐसे पेड प्रमोशन नहीं करता, लेकिन अगर वो किसी कंपनी की तारीफ कर रहा है फिर भी, तो आपको विश्वास आ जाएगा कि कुछ जेन्युइन होगा तभी ये कर रहा है। दैट इज क्रिएटिंग अ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। क्राइसिस मैनेजमेंट टूल, मैंने तुम्हें बता दिया मैगी का एग्जांपल कि किस तरीके से क्राइसिस मैनेज करता है, नेगेटिव पब्लिसिटी को पॉजिटिव पब्लिसिटी। ये मल्टीपल चैनल्स का यूज करता है। कौन कौन से मल्टीपल चैनल्स होते हैं, प्रेस रिलीज, कॉन्फ्रेंस इवेंट, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, स्पॉन्सरशिप, मीडिया रिलेशन, ये सब। ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीआर का, तो वही कि बिल्ड करना ब्रांड की इमेज और रेपुटेशन, गुडविल क्रिएट करना कंपनी की चैरिटी स्पॉन्सरशिप की हेल्प से, क्राइसिस को मैनेज करना, ठीक है, स्ट्रेंथन करना कस्टमर को और एम्प्लॉय रिलेशन को। जैसे गुड पीआर जो है वो ट्रस्ट जो है कस्टमर के अमंग वो इंक्रीज कर देती है। एम्प्लॉय इन्वेस्टर्स भी जो है ट्रांसपेरेंसी और एथिकल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, देन जनरेट अ पब्लिसिटी। जनरेट पब्लिसिटी मतलब न्यूज़ कवरेज, सोशल कैंपेन जनरेट करना, फ्री पब्लिसिटी कंपनी के लिए। देन सपोर्ट मार्केटिंग एंड सेल्स। देखो अगर मेरा एक कंपनी पे ट्रस्ट है कि ये कंपनी बड़ी अच्छी है, तो मैं उसके प्रोडक्ट पे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट करूँगी। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया है और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, टाटा ग्रुप्स। टाटा ग्रुप बेस्ट एग्जाम्पल है कि पब्लिक रिलेशन में तुम देखते हो कि टाटा ट्रस्ट जो है कंपनी का एक फंड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रखे टाटा ट्रस्ट के अंदर। और कोई किसी भी इंसान से तुम पूछो कि टाटा कंपनी कितना है, तो तुम्हें सबको पता होगा कि टाटा कंपनी सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लेती है इंडिया के डेवलपमेंट में। अगर तुम देखो तो इंडिया के डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं, मतलब पैसा कमाया है, बट बहुत ज़्यादा इंडिया के डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत सारी ट्रस्ट वगैरह चला के बहुत हेल्प करी है। तो ये क्या है, पब्लिक रिलेशन है कि देखो मेरे माइंड में भी टाटा ग्रुप की इतनी पॉजिटिव इमेज है, तो इट इज़ इन्हांसिंग अ टाटा रेपुटेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दी ब्रांड उसको बनाया। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी होता है नॉन पेड, नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का, और ये मीडिया कवरेज खुद से करती है। जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, खुद से उन्हें कुछ अच्छा लग गया तुम्हारी कंपनी में तो वो कवर कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि जो पब्लिसिटी है वो डायरेक्टली कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये जर्नलिस्ट, रिव्यूअर या फिर जो पब्लिक है वो खुद से ही इस चीज़ को जनरेट करती है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, और मीडिया आपको खुद कवर कर लेगी। तो पब्लिसिटी फ्री एक्सपोजर होता है, बिजनेस जो रिसीव करता है मीडिया अटेंशन के थ्रू या फिर पब्लिक डिस्कशन के थ्रू। ठीक है, और ये कंपनी के एक्शन, इवेंट या प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। द की फीचर ऑफ पब्लिसिटी, तो ये अनपेड कम्युनिकेशन है, नॉन पर्सनल और मास ओरिएंटेड है। ठीक है,
क्रेडिबिलिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर ए जेन्युइन एंड ट्रस्टवर्दी, अनकंट्रोलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। वाइड रीच मतलब ये मीडिया न्यूज़ चैनल पे तो आता ही है, नॉर्मल बात है, कुछ अच्छी बात हो जाएगी तो मीडिया न्यूज़ चैनल पे आएगा। वाइड रीच है और ये पार्ट है पब्लिक रिलेशन का, एक तरीके से पब्लिसिटी टूल होता है विद अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ पीआर, आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिसिटी की कि ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, पॉजिटिव मीडिया एवरेज कवर होगा तो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा, ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ेगी। क्रिएट मीडिया ब्रांड अवेयरनेस, अब क्या होता है कि देखो पहले तुम्हें किसी ब्रांड के बारे में नहीं पता था, लेकिन उस ब्रांड ने कुछ ऐसा अच्छा काम कर दिया कि तुम्हें उसके बारे में पता चल गया, ठीक है। मान लो कोई भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम कर दिया, तो तुम्हें अब उस ब्रांड के बारे में पता चल गया, तो इट इज क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। सपोर्ट अदर प्रमोशन, अगर तुम्हारी पब्लिसिटी अच्छी होगी तो तुम्हें एडवर्टाइजमेंट पे कम ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी तुम्हारे प्रोडक्ट को देख के कि भाई ये तो अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, खुद से खरीद लेंगे, ठीक है। देन कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन मीडिया कवरेज के लिए पे ही नहीं कर रही तो उसका पैसा ही नहीं जा रहा, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, बट फिर भी उसे विजिबिलिटी मिल रही है, सिग्निफिकेंट विजिबिलिटी मिल रही है। हेल्प लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, पब्लिसिटी अराउंड द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जनरेट एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी अमंग द पोटेंशियल बायर। देखो अगर आप कोई एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही इनोवेटिव है, कुछ बहुत ही अलग प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैं अभी जो रिकॉल कर पा रही हूँ दैट इज अबाउट वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग एक ऐसी कोई स्लीपर्स बनी है, और मैं अभी उसका थोड़ा मैंने सुना था कि ऐसी कोई स्लीपर्स बनी है जो कि हेल्प करती है वुमेन सेफ्टी में। तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है उसके बारे में, मेरे को अब है कि हाँ मैं उसे पढ़ूँ, जानूँ क्या है, किसने बनाया है। तो दैट इज़, अगर वो नया प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च होगा तो बहुत क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो ऑलरेडी उसकी सेल्स इतनी हाई जाएगी, ठीक है। और ये इंप्रूव करता है कॉपरेटिव की इमेज भी। लिमिटेशन क्या है पब्लिसिटी की? कंट्रोल नहीं होता इसमें, एक बार इन्फॉर्मेशन रिलीज हो गई कंपनी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, अगर तुम्हारी पॉजिटिव पब्लिसिटी हो रही है तो नेगेटिव भी तो हो सकती है अगर तुम कुछ बुरा काम करोगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, पब्लिसिटी सिर्फ टेम्परेरी अटेंशन दे सकती है, लॉन्ग टर्म ब्रांड को याद करने में हेल्प नहीं कर सकती, ओके। Then we have the next topic that is direct marketing. Direct marketing refers to the type of marketing जहाँ पे कंपनी कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली पोटेंशियल कस्टमर से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इंटरमीडिएटरी का यूज़ करे बगैर, मतलब होलसेलर, रिटेलर या एजेंट का यूज़ करे बगैर जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है? ईमेल के थ्रू, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन एड्स के थ्रू। तो क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग की? तो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर के साथ। सबसे पहला पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, अब देखो डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो फिर जो भी वो मैसेज आपको भेजते हैं, आपके पास कोई भी मैसेज आता है, ईमेल आता है, वो आपकी एज, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, इवन आपका नेम भी कई बार लिखा होता है। टू वे इंटरेक्शन, कस्टमर जो है इमीडिएटली उसे रिस्पॉन्ड कर सकता है उस लिंक पे क्लिक करके या मैसेज को रिप्लाई करके या परचेस करके। मीजरेबल रिजल्ट, कंपनी ना अगर डायरेक्ट मार्केटिंग करती है तो वो ट्रैक कर सकती है कि कितने पीपल ने व्यू करा है, कितने ने क्लिक करा है, रिस्पॉन्ड करा है मैसेज को यूजिंग अ डिजिटल कोस्ट। कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट जो है मिडिल मैन की है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की, लाइक टीवी और प्रिंट मीडिया, वो सॉल्व करती है। टूल क्या क्या होता है डायरेक्ट मार्केटिंग? सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग, मतलब आपको प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन मेल आते होंगे, कस्टमर अबाउट डिस्काउंट, अपडेट, न्यू चीज़, जैसे अमेजोन आपको भेजता रहता है। आपने जो प्रोडक्ट पहले परचेस करा होगा उस पास्ट परचेस के बेसिस पे वो आपको प्रोडक्ट के सजेशन भेजता रहता है कि ये नया प्रोडक्ट है, इसको खरीद लो, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज। देन वी हैव टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग मतलब आपको फ़ोन कर देते हैं और आपको फिर तब बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में और तभी ऑर्डर कन्फर्म करते हैं, जैसे बैंक कॉल, कस्टमर ऑफर, क्रेडिट और लोन सर्विसेज। देन वी हैव SMS व्हाट्सएप मार्केटिंग। आपको हाँ अमेजोन का एग्जाम्पल ले लो, तो अमेजोन का आपने देखा होगा कि अब व्हाट्सएप पे भी मैसेज आने लगा है, फ्लिपकार्ट का भी मैसेज आता है कि अब ये वाली चीज़ जो है वो आ गई है, आप खरीद लो नई चीज़। और ज़्यादा करो तो स्विगी और जोमेटो का ले लो, वो तो कितने पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं रेस्टोरेंट डील के बारे में, ऑफर के बारे में, तो दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग की? तो एक तो पर्सनल रिलेशन बिल्ड हो रहा है क्योंकि कंपनी और कस्टमर का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। इंक्रीज द सेल एफिशिएंसी, ये इंकरेज करता है इमीडिएट परचेज या इंक्वायरी मिडिल मैन पे रिले करे बगैर, क्योंकि प्रोसेस लंबा नहीं है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हो मैन्युफैक्चर से। देन इनहांस द कस्टमर लॉयल्टी, रेगुलर डायरेक्ट इंटरेक्शन से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशन बनता है। प्रोवाइड मीजरेबल रिजल्ट,
ये सबसे बेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि पैसा खर्च कर दो, पता नहीं चल रहा है कि कितना रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है पता नहीं चलता था। लेकिन अब जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चल सकता है। सेव टाइम एंड कॉस्ट, ऑनलाइन और मोबाइल चैनल रिड्यूस करते हैं एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट है लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इन इंडिया। वो पर्सनलाइज मेल, ऐप नोटिफिकेशन, एसएमएस तक भेजते हैं आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेसिस पे, परचेस हिस्ट्री के बेसिस पे, और पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने डिफरेंस सारी चीज़ों का, जितने भी प्रमोशनल टूल मैंने आपको पढ़ाया है वो अटैच किया है। ये डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, मैं दिखा रही हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप इसे खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें ही कवर है जो मैंने अभी ऊपर आपको इंडिविजुअली पढ़ाई है। लेकिन डिफरेंस इसलिए करा है क्योंकि कई बार डिफरेंस आ जाता है और इंडिविजुअली पढ़ने के बाद भी आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल में आप अपने डाउट वगैरह सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एट अ वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, और ये है पार्ट 1 आपका 5th यूनिट का। कुछ टॉपिक यहाँ पे रह गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन टूल एंड मेनी अदर्स, जो मैं अगले पार्ट में कवर करूँगी। थैंक यू।